हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपकी इस क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज हम 5 पॉइंट बताएंगे। इसमें फैक्ट नोन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे निर्मित किया जा सकता है, कैसे बनाते हैं हम। यद्यपि क्लास 10th में भी पढ़े हैं, फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। थर्ड में केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर चौथे नंबर में है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। और फिफ्थ में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाएंगे। तो इतने टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे, जिसमें हम अब सबसे फर्स्ट पहले लेते हैं फैक्ट नोन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। रासायनिक यानी आणविक सूत्र से कौन कौन से तथ्य प्रकट होते हैं, तो इसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम सबसे पहले फैक्ट्स नोन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र की सहायता से क्या क्या चीजें आपको जानकारी होती है, आप जान सकते हैं। टोटल फैक्ट वो तथ्य। मैं सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें नेम ऑफ सब्सटेंस मतलब तत्वों के नाम आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है H2O, एक ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड आप इसको आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो कि NaCl लिखा हुआ है, तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसी तरह से यदि मान लीजिए कि NaBr लिखा हुआ है, उसका नाम सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए HCl लिखा हुआ है, तो HCl को आप हाइड्रोजन क्लोराइड नाम दे देंगे। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित जो सब्सटेंस हैं उसके नाम प्रकट होते हैं। ठीक है। दूसरे पॉइंट में आता है नॉलेज ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब उस अणु में उपस्थित जो विभिन्न अवयव हैं उनका ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, दो तत्व उपस्थित हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि H2SO4 है लिखा हुआ है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व हैं, हाइड्रोजन है प्लस सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है। इसी तरह से यदि Na2SO4 लिखा हुआ है, तो इसमें सोडियम है प्लस S है प्लस O है। इस तरह से किसी भी अणुसूत्र के द्वारा उसमें उपस्थित जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे नंबर में नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित मतलब अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का ज्ञान इसके द्वारा बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है H2SO4, इसमें आप देखें कि यहाँ पर इस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2, H2S का 1 और O4 ऑक्सीजन के 4 अणु मौजूद हैं या उपस्थित हैं। इसी तरह से सोडियम सल्फेट में आप देखें तो इसमें सोडियम के 2 एटम, S का 1 एटम
और ऑक्सीजन के 4 एटम से मिल करके सोडियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल्स बनता है। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से किसी भी अणुसूत्र के द्वारा नंबर ऑफ एटम्स बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हैं देख करके। इसको आप नोट भी करते चलिए धीरे धीरे, है ना। और नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 में आपको इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H2SO4 है तो इसका पूरा मास H2SO4। हाइड्रोजन का आपको मालूम है तो 1 × 2 प्लस S का मान लीजिए 32 प्लस O4 यानी 16 × 4 इक्वल जितना भी होगा वो इसका टोटल ऑफ मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 × 2 इक्वल इसके इक्वल हो जाता है 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 बराबर जितना भी आएगा 6 2 8 2 10 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98। तो ये जो 98 निकला ये H2SO4 का पूरा आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। तो इनके द्वारा हम आसानी से मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। यदि अलग अलग एटम्स जो भी एलिमेंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हैं, उनके यदि हम एटॉमिक वेट जानते हैं तो उसको योग करके और उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स का अणु का आणविक द्रव्यमान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है एक पॉइंट में वैल्यूम, मतलब यदि पदार्थ गैसीय स्टेज पे है तो उसका मोलर वैल्यूम्स बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ O2 या H2 या N2 या अन्य कोई भी, यदि ये गैसें हैं, G है लिखा हुआ है गैसीय स्टेज में है, तो इसका वैल्यूम NTP पर किसी भी गैस का के 1 मोल का आयतन सदैव 22.4 लीटर या 22,400 ml मिलीलीटर में आप बता सकते हैं बड़े आराम से। तो ये 1 मोल का यानी एक है एक अणु। अब जैसे मान लो कि इसी में O2 दिया हुआ है, अब O2 का यहाँ पर दे दिया 2O2, तो 2O2 का वैल्यूम कितना होगा? तो सीधी सी बात है 2 × 22.4 इक्वल जितना होगा बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट आता है 6 पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, इससे हम जो मोलरिटी यानी मॉलिक्यूलरिटी, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी परम आणविकता किसी भी ये अणुसूत्र के द्वारा उसमें लिखे हुए बैक साइड से पीछे से लिखी हुई जो संख्या होती है वो उसकी आणविकता कहलाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर O2 लिखा हुआ है तो O2 यानी ऑक्सीजन का एक अणु है। यदि यहाँ पर ये 2O2 लिख दिया जाए तो ऑक्सीजन मतलब 2 अणु हैं। या जैसे मान लो कि HCl लिखा हुआ है तो ये HCl का सिंगल एक अणु है। और यदि यहाँ पर 3HCl लिखा हुआ है तो ये HCl के 3 अणु है। इसी तरह से हमने यदि 8HCl लिख दिया तो HCl के 8 अणु। जो यहाँ बैग में जो संख्या लिखी होती है वो मतलब मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कहलाती है। तो इससे किसी भी अणुसूत्र से उसकी आणविकता के साथ साथ हम इतने तथ्य को बड़े आसानी से जान सकते हैं। अब इसके आगे हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड नंबर में आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन,
अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुना, बाकी आप तो लगभग जानते हैं, 10th में भी था रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी हमने आपको बताया था कंपाउंड्स, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं आपको मालूम है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और नया पदार्थ बनता है, तो उसे यौगिक कहते हैं। बस यहाँ पर वही चीज है, केमिकल रिएक्शन, यानी विभिन्न रासायनिक पदार्थों के यानी केमिकल सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है जिसके गुण प्रारंभिक पदार्थ से एकदम से भिन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस Cl2 2HCl का बनना। यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ये क्रियाकारी पदार्थ है, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह से इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बाद आगे हम लेते हैं। अब ये जो अगला पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। हालांकि ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको तभी थोड़ा सा आपको हम इसको याद दिला के रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी केमिकल फार्मूले का फॉर्मेशन करने के लिए, हमें अणु सूत्र का निर्माण करने के लिए दो चीजें आपको जानना होता है। उस मॉलिक्यूल्स में, उस केमिकल में उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके सिंबल पहला पॉइंट होता है। उसका सिंबल आपको बहुत जरूरी है, सिंबल। और दूसरा नंबर सेकंड में आता है उसकी वैलेंसी। ये दो चीज आपको मालूम होगा किसी भी एलिमेंट्स की, तो बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे बिल्कुल सरल तरीके से हम बता रहे हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है, वो तो अच्छा ही है, और हमने भी जो बनाया है वो किताबों से ही, लेकिन आपको थोड़ा सा सरल हमने किया हुआ है। आप देखिए, किताबें भी देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ आप इसको देखें। यहां पर सोडियम यानी प्लस, बिल्कुल आप आराम से इसका सिंबल रख लो, और एटॉमिक स्टेज पे रखना है। सीधी सी बात है, हमेशा इस कोई भी होगा एटॉमिक स्टेज पे रखे, मॉलिक्यूलर स्टेज पे नहीं रखना है। आपने ये ले रख लिया और Cl रख लिया। अब इनकी इसके ऊपर साइड में बैलेंसी रख लीजिए। सोडियम क्या मालूम है? 1 बैलेंसी है, यानी बैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। हमने सिंबल यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर Cl की भी 1 है। अब यहाँ पर इन दोनों का योग करना है, तो यहाँ पर ये Na आ गया और ये Cl आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको व्युत्क्रम में करना है, यानी इस बैलेंसी को इसके नीचे साइड पे और इसकी बैलेंसी को इसके नीचे साइड में। ये व्युत्क्रम सिस्टम होता है। इसको आप सीधे NaCl को बैलेंसी को यहाँ इसके ऊपर नीचे 1 रख दिया हमने, और इसकी बैलेंसी को Cl के सामने हमने रख दिया नीचे की ओर। अभी क्या हो गया? Na1Cl1। यह ध्यान दें। अब चूंकि यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर इसका फार्मूला हो जाता है NaCl। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि यहां पर MgCl, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच यदि रिएक्शन होगा तो वो फार्मूला कौन सा बनेगा?
यह मैग्नीशियम क्लोराइड का रियल फार्मूला क्या होगा, तब इसी तरह से हमें बना लेना है बड़े आसानी से। मैग्नीशियम का हमने सिंबल रख लिया Mg, प्लस बीच में आपने रख लिया Cl, बिल्कुल एटॉमिक स्टेज पे परमाणुक अवस्था में ही इसको रखना है। अब इनकी बैलेंसी हमने रख लेना है, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, और इसको हम यहां पर Mg और ये Cl आ गया। अब इनकी बैलेंसी को हमें एक्सचेंज मेथड से कर देना है, व्युत्क्रम में करना है, यानी इसकी बैलेंसी को इसके सामने मैग्नीशियम के सामने और मैग्नीशियम की बैलेंसी को क्लोरीन के सामने आपको रख देना है। तो इसकी क्लोरीन की बैलेंसी क्या हो गई 1, नीचे साइड में रखना है, ऊपर ये हमने पहले से रख दिया था बैलेंसी। और Mg की कितनी है 2, तो इसके Cl के सामने। अब यहां पर इसका फार्मूला क्या हो गया Mg1Cl2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो गया अणु सूत्र हो गया, बड़ी आसानी से, है ना। यहां पर इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अब हमें लिखना है, फर्ज कर लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का आपको फार्मूला बनाना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। अब यहां पर आपने लिख देना है Al प्लस Cl, सिंबल हमने रख लिया, इसमें इनके सिंबल हमने रख लिया। अब बैलेंसी, एल्युमिनियम की बैलेंसी हमें मालूम है 3 है, क्लोरीन की 1 है, इसको हम करेंगे Al और ये Cl। अब यहां पर इसकी 1, अब ये इसकी 3 हो गई, क्रिस्टॉस, मतलब ये अल्टरनेशन है, व्युत्क्रम में रखा गया। यहां पर अल्टरनेशन में आगे वाली को यानी पीछे से आगे, तो यहां पर अब इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा ही नहीं जाता है। अब ये AlCl3 बड़े आसानी से आपने बना लिया। इस तरह से किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र की संरचना या फॉर्मेशन या बनाना इस सिस्टम से बहुत ही सरल हो जाता है और आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, अब यहां पर हमने जो उस पॉइंट पे बताया कैसे हम किसी भी रासायनिक सूत्र का फॉर्मेशन करेंगे। आपको हमने बताया कि सबसे पहले उसको सिंबल लेंगे, संकेत रखेंगे, इसके बाद उसकी बैलेंसी को हम एक्सचेंजिंग वे पे रख देंगे, व्युत्क्रम में रख देंगे। यहां पर एक चीज और आपको मैं याद दिला दूं कि जब भी कोई भी रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है आणविक स्टेज पे, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे हमने लिखा था NaCl या HCl या MgCl2 या CaCO3 आदि आदि, ऐसे ये कोई भी होगा, इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 पार्ट होते हैं। यहां पर इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके जो लेफ्ट होता है लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव होता है आयंस और राइट में हमेशा नेगेटिव। इनको आप रेडिकल्स में बोल सकते हैं, मतलब मूलक। ये दोनों ही रेडिकल्स हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, मूलक, धनात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, धनात्मक मूलक को हमेशा बाईं ओर लिखना है लेफ्ट पे, और माइनस को हमेशा, प्लस को लेफ्ट साइड में और माइनस को हमेशा राइट साइड में ही लिखना है किसी। इस तरह से अब यहां पर आपको एक चीज और भी कंफर्म हो गई
कि कोई भी यदि केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, तो उसका पहला भाग क्या होगा, प्लस होता है और उसका सेकंड पार्ट माइनस होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये आपको हमने काफी क्लियर कर दिया है, और अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।